दर्शाने के लिए, क्योंकि वह इस बात को बार बार कहता है कि तिब्बत उसका है, वो तिब्बत पर अपना हक जता, जिस वजह अरुणाचल प्रदेश पर भी हक को दिखाने की कोशिश करता आ रहा है, जिसको भारत ने अब तक सिर्फ नकारा है। आगे की बात यह है कि इस बात ने बड़ा विरोध किया है और आपत्ति जताई है। उसने इस बात को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत में भारत स्थापित नहीं, इसका कोई देना नहीं है। जमीन खोर नीति मैंने अभी आपको बताई, दो अपनाने के अरुणाचल के बहुत सारे हिस्सों को वह अपनाता हुआ है। ये है कि छोटा नाम जो धर्म के छठे लामा का नाम सांग्यांग गात्सो, इन सम्मान इच्छुक का नाम सांग्यांग गात्सो चोटी रखा गया है। इनका जन्म 1682 ईस्वी में मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था, जो कि इसी क्षेत्र में आता है। और दूसरी ये कि चीन इस क्षेत्र को जांगनान क्षेत्र के नाम से जानता है। चीन इसको जांगनान कहता है और वह यह कहता है कि यह क्षेत्र उसका है। अब उसको दिक्कत ये हुई है कि भारत ने वहां पर उस चोटी पर चढ़ाई करके और बौद्ध धर्म के छठे गुरु दलाई लामा के नाम पर उसका नामकरण किया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में आता है, और इसको चीन अपना बताता है। आगे की बात यह है कि ये चोटी अरुणाचल, जैसा कि अभी आपको बताया कि अरुणाचल के जो गोरी चेन रेंज है, जो कि 20,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वह इस एरिया में आता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के छठे दलाई लामा थे त्यांगशांग सांग्यांग गात्सो, इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के गोरी चेन रेंज के आसपास मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था और यह 20,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात यह है कि यहाँ पर चढ़ाई करने वाला जो पर्वतारोही दल था वह कहां से था, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में निमास के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इसके 15 सदस्यों के एक दल ने इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वहां पर भारत के विजयी झंडे को गाड़ते हुए उस चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा। आगे की बात यह है कि इस तरीके के जो नामकरण किए जाते हैं, इसके पीछे की कहानी ये होती है कि ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी नाम और कैसे भी रख लें। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष रूप से मानकीकरण तो नहीं निर्धारित है, मगर बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र का मानकीकरण के लिए एक विशेषज्ञों का समूह होता है, वह एक दिशा निर्देश करता है और दिशा निर्देश ऐसा होता है कि कोई भी राष्ट्र अपने आसपास या अपने भौगोलिक क्षेत्रों का नाम वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बात है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अब यहाँ पर क्या है कि भारत में जो इस तरीके के भौगोलिक नामकरणों का जो मानकीकरण है, उसका निर्धारण कैसे और कौन करता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो यह आपकी जानकारी के लिए बता दी, क्योंकि यह यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। राष्ट्रीय मानचित्रण और सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय मानचित्रण और सर्वेक्षण संगठन, साथ ही साथ भारत का भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा नामकरण को निश्चित किया जाता है। मगर इसके लिए सलाह देने वाली जो संस्थाएं हैं, वह स्थानीय सरकारें, वैज्ञानिक अभियान या पर्वतारोहण क्लबों से होता है। यानी कि जो स्थानीय सरकार हैं, वैज्ञानिक अभियान यानी कोई रिसर्च करने का एक दल गया हुआ है ऐसे भौगोलिक स्थान पर, या फिर पर्वतारोहणों का कोई क्लब या कोई ग्रुप है जिसने नाम को सुझाव दिया है, और उसको ये दोनों संस्थान यानी कि राष्ट्रीय मानचित्रण और सर्वेक्षण संगठन तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग उसको सुनिश्चित करते हैं। बात यह है कि इस कार्य को चीन में अगर हम देखें तो चीन में क्या होता है कि वहां पे जो भौगोलिक नामों का प्रबंधन होता है वह विनिमयों के द्वारा चीनी नागरिक मंत्रालय सुनिश्चित करता है। अब बात यह है कि
ये जो भौगोलिक नाम है इनको हम ऐसे ही नहीं रखते हैं। किसी भी स्थान का नामकरण जब किया जाता है तो उसके पीछे कुछ तथ्यों को देखा जाता है। वे तथ्य महत्वपूर्ण वो होते हैं जो भौगोलिक रूप से या तो सांस्कृतिक रूप से अपना महत्व रखते हो, और अगर वे भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से अपने महत्व को रखते हैं तो ये और भी अधिक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर ये जो नाम रखा गया है ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से निकला हुआ धर्म है जो कि दुनिया में व्यापक स्तर पर फैला, और दलाई लामा बौद्ध धर्म के गुरु या मुख्य पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि बौद्ध धर्म के छठे जो दलाई लामा थे, जिनका नाम था त्सांग्यांग गात्सो, इन्हीं का जन्म इस क्षेत्र में हुआ था। तो यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्व हो जाता है कि उनके नाम से इस चोटी का नामकरण किया जाए। फिलहाल दोस्तों सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा, मगर बात यह है कि भारत ने चीन को जो ये करारी चोट दी है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। मगर आपसे विदा लेने से पहले आपको छोटी सी जानकारी ये देकर जाना चाहूंगा कि इस आज के सेशन से आपके लिए कम से कम 5 से 7 प्रश्न उठते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट लेवल की जॉब के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहली चीज तो ये कि कौन से स्तर के यानी कि कौन से नंबर के दलाई लामा के नाम पर इस चोटी का नामकरण किया गया है, किसके सम्मान में किया गया है, या फिर उनका जन्म किस क्षेत्र में हुआ था। दूसरी बात ये कि इसको जिन 15 सदस्यों का दल था वह कौन से विभाग से बिलोंग करता है, तो यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान। दूसरी बात और ये कि भौगोलिक नामों के मानकीकरण का निर्धारण भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, तो भारत में ये 2 संगठन करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मानचित्रण और सर्वेक्षण संगठन, साथ ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दूसरी बात ये कि इन नामों के मानकीकरण को निर्धारित करने के लिए जो प्रस्ताव देने वाले लोग हैं या सुझाव देने वाली संस्थाएं हैं वो कौन होती हैं, तो वे होते हैं स्थानीय सरकारें, यानी कि आप कह सकते हैं जो लोकल गवर्नमेंट हैं वे, या फिर वैज्ञानिक अभियान जो रिसर्च से संबंधित होते हैं, या फिर कोई भी पर्वतारोहण क्लब। तो इस प्रकार से आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आज के इस सेशन में यूपीएससी के लिए बने हैं। तो दोस्तों एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसी साल की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र की मान्यता प्रदान कर चुका था। अगर वह ना भी करता तो भी इतिहास और भूगोल दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सदियों से भारत का हिस्सा रहा है और अनंत काल तक वह भारत का हिस्सा ही रहेगा। इस बात का चीन ने विरोध किया था जब अमेरिका ने खुले तौर पर इस बात की पुष्टि और मान्यता दी थी कि अरुणाचल भारत का ही हिस्सा है। तो फिलहाल दोस्तों के छटपटाने से या किसी के डंका बजाने से भारत के क्षेत्र किसी दूसरे के नहीं हो जाएंगे और ना ही कोई जमीन खोर नीति काम आएगी। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आप मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नाइजीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।